हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 102। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अभी तक कहानी में हमने देखा था मिस्टर अनिरुद्ध, सनाया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। स्ट्रेस की वजह से उसकी प्रेगनेंसी पर भी असर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। अनिरुद्ध ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, प्रीमेच्योर डिलीवरी? डॉक्टर, पर अभी तो इसका सिर्फ 7वां महीना ही चल रहा है। तो डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन अगर हम इस हालात में प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं तो हो सकता है कि बच्चे और सनाया के लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल के लिए हमें कल तक का वेट करना होगा। मैं कल वापस आकर सनाया का एक बार फिर से चेकअप करूंगी, कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चली गई। वहीं अनिरुद्ध अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में ढककर धम से वहीं सोफे पर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जहाँ एक तरफ उसे आरव की चिंता हो रही थी, तो वहीं सनाया और अपने आने वाले बच्चे की भी फिक्र हो रही थी। अब आगे अनिरुद्ध अपने स्टडी रूम में अपने फोरहेड पर एक हाथ रखे हुए, आंखें बंद किए हुए किसी गहरी सोच में बैठा हुआ था। इस वक्त जो हालात थे उस वजह से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। एक तरफ आरव की किडनैपिंग और दूसरी तरफ सनाया और उसके बेबी का मंडराता हुआ खतरा। इस एक ही दिन में उसके हंसते खेलते परिवार पर जैसे दुखों और तकलीफों के बादल मंडरा रहे थे। तभी सामने डेस्क पर रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। अनिरुद्ध ने एक दो बार तो उस फोन कॉल को इग्नोर किया, लेकिन वो फोन काफी देर से वाइब्रेट हो रहा था, तो आखिरकार अनिरुद्ध ने फोन रिसीव करके अपने कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ मार्को था। मार्को ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अनिरुद्ध राठौड़, कैसा लग रहा है अपने बेटे के बिना? मार्को की आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध की पकड़ गुस्से से अपने फ़ोन पर कस गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मार्को, तो मेरा शक सही था, तुमने ही आरव को किडनैप किया है। तो मार्को ने कहा, हाँ, मैंने ही आरव को किडनैप किया है और उसे जल्द से जल्द मौत के घाट पे उतार दूंगा। फिर तुम भी तड़पोगे ऐसे ही जैसे मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ। अनिरुद्ध चेयर से खड़ा होकर चिल्लाया, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना जैसी मौत तेरे बेटे को दी है ना, उससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत तुझे दूंगा। इसीलिए मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। तो मार्को ने हंसते हुए कहा, अभी तुम ये धमकी देना लायक नहीं हो अनिरुद्ध, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा बेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है। तो चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आखिर बार अगर अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो बेशक मिल सकते हो, लेकिन मेरी शर्त पर। आरव से मिलने की बात सुनकर अनिरुद्ध बोला, हाँ, मुझे मिलना है आरव से, बोलो कहाँ आना है। दूसरी तरफ से मार्को ने कहा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया हूँ, लेकिन इस बारे में रणवीर को पता नहीं चलना चाहिए और तुम अकेले ही आओगे आरव के मिलने के लिए। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने रणवीर को इन्फॉर्म कर दिया है तो वादा करता हूँ तो मैं तुम्हारे बेटे की शक्ल भी देखने नहीं दूंगा और उससे पहले ही उसकी सांसें छीन लूंगा, कहकर मार्को ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिरुद्ध ने घबराई हुई नजरों से फोन की तरफ देखा और फिर गुस्से में आकर फोन को जोर से पर्स पर पटका। और नहीं मार्को, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे, मैं अपने आरव को जरूर बचाऊंगा। आरव का ख्याल आते ही अनिरुद्ध एक बार फिर अपने दोनों हाथों से सर पकड़कर चेयर पर बैठ गया। उसने अपने सिर के बालों को खींचते हुए कहा, मुझे कैसे भी करके आरव को बचाना है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगा। 1 घंटे बाद अनिरुद्ध की गाड़ी एक सुनसान जगह आकर रुकी। चारों ही तरफ का इलाका बेहद सुनसान था और वहाँ तेज हवा भी चल रही थी। अनिरुद्ध इस वक्त वहाँ पूरी तरह से अकेला था। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा मार्को का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मार्को ने उसे यहीं आने के लिए कहा था। अनिरुद्ध ने रणवीर को इस बारे में बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि वो आरव को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। सनाया इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। कुछ इस वजह से भी अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तभी वहाँ 8-10 गाड़ियाँ आकर रुकी। उन चारों गाड़ियों ने अनिरुद्ध को चारों तरफ से घेर लिया। उसमें से एक ब्लैक कलर की गाड़ी में से मार्को बाहर आया। अनिरुद्ध ने मार्को को यहाँ देखकर हैरानी भी हुई, क्योंकि रणवीर ने तो पूरे शहर में अच्छे से नाकाबंदी करी हुई थी, तो भला मार्को इटली से इंडिया कब आया और कैसे आया। वहीं मार्को अनिरुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, मानना पड़ेगा अनिरुद्ध राठौड़, अपने सौतेले बेटे के लिए इतना प्यार कि अकेले ही उसे लेने के लिए आ गए। ये भी नहीं सोचा इन सब में तुम्हारी खुद की भी जान जा सकती है। तो अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार के लिए किसी खून के रिश्ते का होना जरूरी नहीं होता मार्को, उसके लिए दिल का रिश्ता होना जरूरी होता है, और अनिरुद्ध और आरव का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। और अब मुझे बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मार्को ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, इतनी तड़प देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तो तुम्हें मैं और तड़पाऊंगा जब तुम खुद अपनी आंखों से अपने बेटे को सामने मरते देखोगे, कहकर उसने पीछे मुड़कर अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और एक गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी का डोर ओपन करके उसने अंदर से आरव को बाहर निकाला। उसने आरव की शर्ट को पीछे से पकड़कर उसे हवा में ही उठा लिया था। आरव अनिरुद्ध को देखकर जोर से चिल्लाया, डैड प्लीज हेल्प मी, डैड मुझे बचाओ, मुझे बचा लो डैड, आरव चिल्ला रहा था। वहीं आरव को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मार्को को कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? मार्को ने झटके से उसका हाथ कॉलर से हटाया और कहा, अभी इस वक्त तुम धमकी देने लायक नहीं हो अनिरुद्ध राठौड़, देखो चारों तरफ सब तरफ मेरी ही आदमी है और तुम यहाँ अकेले हो, कैसे बचोगे खुद को?
और अपने बेटे को। दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ही इसलिए था कि तुम्हारे बेटे के साथ साथ मैं तुम्हें भी मौत की घाट उतार दूँ। फिर बचा वो रणवीर, उसे भी मैं बहुत जल्द मार दूंगा और तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा मेरे बेटे की मौत का। अनिरुद्ध ने उसे घूर कर देखा और फिर अपने कदम जैसे ही आरव की तरफ बढ़ाने लगा, मार्को ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अब एक और कदम आगे मत बढ़ाना अनिरुद्ध, वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे बेटे की जो बची हुई सांसें हैं उसे मैं इसी पल खत्म कर दूंगा। तभी अनिरुद्ध ने देखा कि जिस आदमी ने आरव को पकड़ा हुआ है उसने गन को आरव के सिर पर लगा दिया था। अनिरुद्ध के बढ़ते कदम वहीं जम गए थे। उसने मार्को की तरफ देखते हुए कहा, उसे छोड़ दो मार्को, उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम्हें मारना है ना तो मुझे मार दो, मेरा मरना है, मैंने मारा है ना तुम्हारे बेटे को। उस मासूम बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने पीछे पड़े हो, आखिर तुम्हारा तो खून का रिश्ता है ना उसके साथ। तो मार्को ने उसकी बात पर जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अनिरुद्ध राठौड़, मैं तुम लोगों की तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ। मेरे लिए ना तो दिल का रिश्ता मायने रखता है और ना ही खून का। अगर कुछ मायने लगता है तो पैसा और पावर, जो इस बच्चे को ख़त्म करने के बाद मुझे मिल ही जाएगा। और मेरे बरसों का सपना इटली का सबसे बड़ा माफिया बनने का था, वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब उसका वारिस ही मर जाएगा तो वो पोजीशन तो वैसे ही खाली हो जाएगी ना, तो वो तो सीधा सीधा मेरी होने वाली है। तो भला मैं इसे जिंदा रख के भी क्या करूं? लेकिन चिंता मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। आखिर एक बार तुम्हारे बेटे के गले लगाने का मौका तो जरूर दूंगा। कहकर उसने अपने आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने आरव को वापस फर्श पर उतार कर आगे की तरफ धकेल दिया। जिससे आरव फर्श पर औंधे मुंह गिर गया। अनिरुद्ध ने जल्दी से आरव के पास आकर उसे फर्श से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। आरव बच्चे, तुम ठीक हो? अनिरुद्ध ने आरव को गले लगाए हुए ही कहा, डैड मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे मम्मा की भी याद आ रही है, मुझे घर जाना है डैड, मुझे डर लग रहा है। कहते हुए आरव ने अपनी छोटी छोटी बाहें अनिरुद्ध के गले में डाल दी। अनिरुद्ध ने उसे शांत करवाते हुए कहा, बच्चे हम अपने घर जरूर वापस आएंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे डैड है ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आरव। कहते हुए अनिरुद्ध ने प्यार से आरव के फोरहेड को चूम लिया। आरव का पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और एक डर भी उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। उसने अनिरुद्ध को कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता हो। आरव था तो छोटा सा बच्चा ही, वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ ही था, इसीलिए अनिरुद्ध ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया था। तभी मार्को ने चिल्लाते हुए कहा, बस हो गया तुम्हारा मिलन का टाइम खत्म, अब वक्त है तुम लोगों को सजा देने का। कहने के साथ ही उसने अपने आदमी को इशारा किया, जिस वजह से उसके आदमी ने जबरदस्ती आरव को अनिरुद्ध को खींचकर एक दूसरे को अलग किया। अनिरुद्ध उन लोगों को पकड़ से छूटने की लिए चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे बेटे को, हाथ भी मत लगाना मार्को, अगर तुमने मेरे बेटे को कुछ भी किया ना तो तुझे मैं उससे भी ज़्यादा तड़पाऊंगा, छोड़ दो मुझे। अनिरुद्ध को बाजू को काबू में करने के लिए 4-5 लोगों ने कसकर उसे पकड़ा हुआ था, फिर भी उन लोगों के लिए अनिरुद्ध की काबू में करना मुश्किल हो रहा था। वहीं आरव भी डर से रोई जा रहा था। वहीं सामने खड़े आदमी ने जिसे आरव को पकड़ा हुआ था, उसने आरव को ले जाकर मार्को के सामने खड़ा कर दिया। मार्को ने उस आदमी के हाथ से गन ली और उसे आरव की तरफ टारगेट करते हुए कहा, तैयार हो जाओ अनिरुद्ध राठौड़ अपने बेटे की लाश देखने के लिए। इसी के साथ इसने फायर कर दी। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मार्को आरव को मार देगा या फिर रणवीर उसे बचा लेगा, ये तो हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक लाइक तो करना बनता है ना, इतनी ज़्यादा सीरियस स्टोरी आज मैं आपको सुना रही हूँ, एक छोटा सा लाइक तो बनता है ना। हॉस्पिटल में सनाया एडमिट थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अनिरुद्ध की माँ भी हॉस्पिटल में सनाया के साथ ही मौजूद थी। वो बार बार सनाया को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सनाया उससे संभल ही नहीं रही थी। कपूर मेंशन में सभी को आरव की किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए सारिका सनाया के पास ही आ गई थी और वो भी सनाया को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी। सनाया प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो तुम्हारा ऐसा करना तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सनाया, आरव को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाएगा, हम सब है ना। सारिका सनाया को समझाती हुई बोली, नहीं सारिका, जब तक मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, पता नहीं वो किस हालत में होगा, पूरे 24 घंटे हो गए हैं उसे गायब हुए, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो प्लीज। आरव कहाँ हो बच्चा? सावित्री जी भी सनाया को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सनाया किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रणवीर परेशान होते हुए रूम से बाहर कॉरिडोर में बार बार अनिरुद्ध का नंबर डायल कर रहा था, उसका फोन लग ही नहीं रहा था। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो चुका था कि अनिरुद्ध का फोन लग क्यों नहीं रहा है। उसने अपने आदमियों को भी पता लगाने के लिए कह दिया था। तभी वेदांत जल्दी से रणवीर के पास आते हुए बोला, रणवीर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो रणवीर ने पूछा, क्या हुआ? तो वेदांत ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे अनिरुद्ध अकेला ही उसे मार्को से मिलने के लिए चला गया है और आरव को मार्को ने ही किडनैप किया था। व्हाट, अनिरुद्ध ऐसे अकेले कैसे जा सकता है और उसने मुझे मार्को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ऐसे तो वो ना अपने बेटे को बचा पाएगा ना खुद को। क्या वो जानता नहीं है कि मार्को कितना ज़्यादा खतरनाक आदमी है? उसने तो अनिरुद्ध को बुलाया ही अकेले इसीलिए था ताकि वो अनिरुद्ध से बेटे की मौत का बदला ले सके। रणवीर ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तभी सारिका उसके पास आते हुए बोली, रणवीर, सनाया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। अनिरुद्ध कहाँ है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? उसने इस वक्त सनाया के पास होना चाहिए। रणवीर ने वेदांत की तरफ देखा और कहा, मैं सनाया से बात करता हूँ, कहकर रणवीर रूम के अंदर चला गया। रणवीर को देखकर सनाया ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रणवीर प्लीज मेरे आरव को बचा लो, प्लीज, तुमने डैनियल से वादा किया था ना कि तुम आरव का हमेशा ख्याल रखोगे, प्लीज प्लीज मेरे आरव को बचा लो।
सनाया रोए जा रही थी। रणवीर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ सनाया, कुछ नहीं होगा आरव को, हम सब है ना, मैं वादा करता हूँ मैं आरव को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। रणवीर ने जानबूझकर अनिरुद्ध के बारे में सनाया को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि पहले ही आरव की किडनैपिंग होने की खबर से सनाया बहुत ज़्यादा दुखी थी और अब वो सनाया को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। अनिरुद्ध का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी सनाया को एकदम से अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसे देखकर सभी घबरा गई। सनाया का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो दर्द से चीख रही थी, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो वो तो नहीं गया ना, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? अनिरुद्ध कहाँ हो तुम, प्लीज़ वापस आ जाओ। रणवीर ने पहले ही बैक साइड में लगे हुए बटन को प्रेस कर दिया था, इसीलिए डॉक्टर जल्दी से रूम में आ गए। डॉक्टर ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा, तभी वो सनाया का चेकअप कर सके। कुछ ही देर बाद सभी लोग बाहर कॉरिडोर में बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। सभी के दिमाग में इस वक्त काफी टेंशन थी। एक तरफ आरव की किडनैपिंग, दूसरा सनाया और उसके बच्चे पर मंडराता हुआ खतरा, और एक और खतरा अनिरुद्ध पर। रणवीर ने पहले ही अनिरुद्ध को लोकेशन ट्रेस करने के लिए अपने आदमी को बोल दिया था, ताकि वो वक्त पर उसे के पास पहुंच सके। तभी डॉक्टर बाहर आए और उसने कहा, देखिए पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी ही होगी, तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को बुला दीजिए ताकि वो फॉर्म पर साइन कर दे। तो सारिका ने रणवीर से कहा, अनिरुद्ध कहाँ है, आप तो उसे आ जाना चाहिए। तो रणवीर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज आपको जो सही लगे आप ट्रीटमेंट कीजिए, पर उसके हस्बैंड अभी यहाँ नहीं आ सकते। तो डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, इनका कोई रिलेटिव हो तो वो भी साइन कर दे। तभी सावित्री जी आगे आते हुए बोली, जी मैं सनाया की सासू हूँ, क्या मैं साइन कर सकती हूँ? और डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल आप साइन कर सकती हैं। फिर डॉक्टर ने नर्स से कह दिया था कि जो वो सावित्री जी से साइन फॉर्म पर ले। जल्दी ही सनाया को ओटी में ले जाया गया। डॉक्टर के जाने के बाद सारिका ने रणवीर से पूछा, अनिरुद्ध कहाँ है? रणवीर, इस वक्त उसे अपनी बीवी के पास होना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में वो कैसे छोड़कर जा सकता है? तो रणवीर ने कहा, सारिका अनिरुद्ध खुद यहाँ नहीं आ सकता, उसकी खुद की जान खतरे में है। तो सारिका ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, क्यों हुआ है, क्या हुआ है उसे? तो वेदांत ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सारिका को सनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे आज उसका पूरा परिवार इतने बड़े खतरे में गुजर रहा है। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने बिना देरी किए ही फोन को पिक किया, थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। सामने की बात सुनकर रणवीर ने कहा, ठीक है जल्दी से चलने की तैयारी करो। रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस वेदांत के पास आकर कहा, हमें चलना चाहिए, रुद्र को बुला लो, यहाँ सब कुछ संभाल ले। वेदांत ने कहा, हाँ रुद्र बस आता ही होगा, मैंने उसे फोन कर दिया है। फिर रणवीर ने सारिका से कहा, सारिका तुम प्लीज यहाँ सनाया को हैंडल कर लेना और उसे पता नहीं लगना चाहिए कि अनिरुद्ध की जान भी खतरे में है, वरना वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, पहले ही उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सारिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ की तुम चिंता मत करो रणवीर, मैं सनाया को संभाल लूंगी। रणवीर वेदांत के साथ वहाँ से निकल गया। रणवीर अपनी गाड़ी को काफी स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उसे आरव को और अनिरुद्ध को बहुत चिंता हो रही थी। ड्राइव करते हुए ही बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो अनिरुद्ध, ऐसे अकेले ही क्यों चले गए? मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया होता, क्या तुम समझ नहीं पाए कि ये मार्को की चाल थी, तुम्हें अकेले बुलाने की, और इस मार्को को तो मैं आज उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। कमीने को उसके बेटे के साथ ही मार देना चाहिए था। उसके सभी आदमियों की गाड़ी पीछे ही थी और रणवीर फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उसने काफी आगे निकल गया था। वो अपने फोन की लोकेशन को भी ट्रेस कर रहा था। रणवीर की गाड़ी फुल स्पीड के साथ जंगल की तरफ दौड़ रही थी। जंगल पार करते ही एक खुले मैदान में आकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि सामने ही उसे अनिरुद्ध की गाड़ी और बाकी सब गाड़ियां भी नजर आ रही थी। समझ गया था कि अनिरुद्ध इसी जगह है, क्योंकि फोन में उसकी लोकेशन यही बता रही थी। रणवीर ने जल्दी से डैशबोर्ड से अपनी गन निकाली और गाड़ी से बाहर आ गया। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मार्को ने गन आरव पर तानी हुई है, वहीं अनिरुद्ध को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है। अनिरुद्ध उसे छूटने के लिए छटपटा रहा है। उसकी यह हालत देखकर रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने कदम भी उस तरफ बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि एक फायर की आवाज से उसकी आंखें शोक में बड़ी हो गई और उसके मुंह से एकदम से निकला अनिरुद्ध। सामने ही अनिरुद्ध ने आरव को अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो गोली सीधा आरव की पीठ पर लगी थी। अनिरुद्ध ने आरव को अपनी बाहों में इस तरह से फोल्ड किया हुआ था कि वो गोली उसे छू भी नहीं ना सके, और आरव की तरफ बढ़ती हुई बुलेट को अनिरुद्ध ने अपने ऊपर ले लिया था, और इसी के साथ 2 फायर और हुई, और वो दोनों फायर भी अनिरुद्ध ने अपने ऊपर ही ले लिया था। अनिरुद्ध अभी वैसे ही घुटनों के बल पर्स पर आरव को अपनी बाहों में होल्ड किए हुए बैठा था। रणवीर ने अपनी गन सीधा मार्को के हाथ पर ही फायर कर दी, जिससे मार्को के हाथ से गन छूट गई। अब तक उसके आदमियों की गाड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी और सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। मार्को अपने हाथ पकड़कर दर्द से चीख रहा था। इसी के बाद शुरू हुआ वहां गोलियों का महासंग्राम। वहीं अनिरुद्ध ने अपनी चारों तरफ जब देखा कि रणवीर के आदमी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भी एक चैन की सांस ली। फिर उसने आरव की तरफ देखा। अनिरुद्ध के चेहरे पर इस वक्त बहुत दर्द था, लेकिन वो अपने दर्द को बुलाए सिर्फ अपने बेटे की फिक्र कर रहा था। उसने आरव के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा, चैंपियन तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई दर्द की वजह से? अनिरुद्ध से बोला भी नहीं जा रहा था। आरव ने रोते हुए कहा, डैड मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज मम्मा के पास जाना है। अनिरुद्ध ने उसके फोरहेड को चूमते हुए कहा, बच्चा हम घर चलेंगे, हम तुम्हारी मम्मा के पास चलेंगे, तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। कहकर अनिरुद्ध ने एक बार फिर से आरव को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन धीरे धीरे करके वो खुद भी अपनी होश खोने लगा, क्योंकि 3 गोलियां उसकी पीठ में लगने की वजह से उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था। इससे पहले कि वो बेसुध होकर फर्श पर गिरता, किसी ने उसे थाम लिया। दूसरा दिन, ये कितनी प्यारी है ना रणवीर, बिल्कुल एक एंजल की तरह। माही ने एक रूम की विंडो
ग्लास के दूसरी तरफ खड़े होते हुए एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हुए कहा, यह बच्ची किसकी और की नहीं, अनिरुद्ध और सनाया की थी। सनाया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। बेबी प्रीमेच्योर थी, इस वजह से थोड़ी वीक थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जेक्शन रखा था। रणवीर ने माही को साइड हक करते हुए कहा, हाँ माही, सी इज वेरी क्यूट, जस्ट लाइक ए लिटिल एंजल। माही की आंखें उस बच्ची को देखकर नम हो गई थी। उसने अपने सिर रणवीर के कंधे पर टिका लिया और कहा, रणवीर, मुझे इस बच्ची के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। इसे मासूम के पेरेंट्स की हालत बिल्कुल सही नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक हंसते खेलते परिवार को क्या हालत हो गई। यहाँ सनाया, उसे अभी तक होश नहीं आया है। वहीं अनिरुद्ध की हालत भी काफ़ी क्रिटिकल है। वो दोनों सही तो हो जाएंगे ना। माही ने अपनी सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने माही के गाल पर बहे हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माही, सनाया और अनिरुद्ध दोनों को कुछ नहीं होगा। दोनों जल्द ही ठीक होंगे और फिर से एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहेंगे। डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से सनाया का भी काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि उसकी कंडीशन अब पहले से काफ़ी स्टेबल है, लेकिन फिर भी उसका इतनी देर तक होश में ना आना चिंता का विषय जरूर बना हुआ था। वहीं अनिरुद्ध का भी काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, इस वजह से उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था। अनिरुद्ध का ऑपरेशन करके गोलियां तो उसके शरीर से निकाल दी गई थी, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। आरव इस वक्त कपूर मेंशन में ही था और वहीं सुमित्रा जी तो रो रो कर बुरा हाल ही कर बैठी थी अपने बेटे और बहू की ये हालत देखकर। हाँ, बच्ची बिल्कुल सेफ थी, बस थोड़ी सी वीक थी, इसीलिए उसे अंडर ऑब्जेक्शन रखा गया था। वैसे तो माही को रणवीर ने हॉस्पिटल आने से मना किया था, क्योंकि माही की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं थी, लेकिन सनाया की हालत का सुनकर माही बेचैन हो रही थी। वो बार बार सनाया से मिलने की जिद कर रही थी, तो रणवीर ने उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और वो उसे हॉस्पिटल ले आया। तभी कुछ देर बाद नर्स ने आकर उन्हें बताया कि सनाया को होश आ गया है, जिससे सुनकर माही के चेहरे पर एक राहत भरी स्माइल आई। माही ने रणवीर से कहा, रणवीर, हमें चलकर सनाया से मिलना चाहिए, उसे ये भी तो बताना है कि आरव बिल्कुल सेफ है। रणवीर ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, वो सबसे पहले आरव के बारे में ही पूछेगी, लेकिन अनिरुद्ध के बारे में उसे अभी कुछ मत बताना, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी वीक है, तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माही ने हाँ में सिर हिलाया और सनाया के रूम में चली गई। सनाया ने बहुत ही कमजोरी सी आवाज़ में माही से पूछा, माही, मेरा आरव वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना? तो माही ने सनाया का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, सनाया तुम फिक्र मत करो, आरव बिल्कुल सेफ है और वो कपूर मेंशन में है। आरव सेफ है, ये सुनकर सनाया के फेस पर स्माइल आ गई। तभी उसने पूछा, और मेरा बेबी वो कैसा है? माही ने खुश होते हुए कहा, सनाया तुमने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, पता है वो बहुत क्यूट है, हम अभी उसी को देख कर आए हैं। तो सनाया ने पूछा, पर वो है कहाँ? तो माही ने कहा, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी थी ना, तो बेबी थोड़ी सी वीक है, इसीलिए उसे अंडर ऑब्जेक्शन रखा हुआ है, और कुछ टाइम बाद डॉक्टर उसका एक बार और चेकअप करेंगे और फिर हम बच्चे को तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। वहीं सनाया अपने रूम में किसी और को भी ढूंढ रही थी, जिसे रणवीर समझ गया कि सनाया जरूर अनिरुद्ध को ढूंढ रही है। उसने सनाया का ध्यान भटकाने के लिए कहा, सनाया तुम्हें पता है तुम्हारी बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। आरव ने भी अपनी छोटी बहन को देखा था और वो बहुत खुश हुआ अपनी छोटी बहन से मिलकर। तभी सनाया ने पूछा, अनिरुद्ध अपनी बेटी से मिला? अनिरुद्ध का जिक्र सुनकर रणवीर के चेहरे पर थोड़ी टेंशन वाले भाव आए, पर जल्दी ही उसने अपनी फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल की और कहा, हाँ अनिरुद्ध कुछ वक्त पहले ही यहाँ था, वो डॉक्टर से बात करने के लिए गया हुआ है। अनिरुद्ध काफ़ी वक्त से यहीं बैठा हुआ था, पर तुम बेहोश थी ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। सनाया का मन काफ़ी बेचैन हो रहा था, इसीलिए उसने कहा, प्लीज रणवीर, अनिरुद्ध को बुला दो, मुझे उससे मिलना है। रणवीर ने कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी जाकर अनिरुद्ध से कहता हूँ कि तुम उसे मिलना चाहती हो, तो वो बस डॉक्टर से बात करने ही गया हुआ है, पर तुम अब ज़्यादा बातें मत करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। माही ने भी रणवीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ सनाया, रणवीर सही कह रहे हैं, तुम सिर्फ अभी आराम करो और जब कोई भी फालतू की बात मत सोचना, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सनाया वाकई में काफ़ी वीकनेस महसूस कर रही थी, इसीलिए एक बार फिर वापस अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने माही से कहा, माही तुम यहीं रहो, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कहकर वो रूम से बाहर चला गया। डॉक्टर, अब कैसी कंडीशन है अनिरुद्ध की, उसे कब तक होश आ जाएगा? आपने तो कहा था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। रणवीर जो इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था, उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए मिस्टर कपूर, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अनिरुद्ध का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, इस वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टर की बात सुनकर रणवीर को टेंशन में दिमाग खराब हो रहा था। अगर इन सब सिचुएशन में अनिरुद्ध को कुछ हो गया तो सनाया को क्या जवाब देगा? इतनी मुश्किल से तो इन लोगों की जिंदगी में खुशियां आई थी, एकदम से सब कुछ खराब हो गया। कपूर मेंशन, आरव तुम सैड मत हो, तुम्हारी मॉम डैड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हीर ने आरव से कहा। आरव अपनी चिन पर दोनों हथेलियां टिकाते हुए उदास बैठा हुआ था। आयु, माहिर और हीर उसे पैम्पर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर आरव किसी की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो हादसा उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। इस वक्त भी वह काफ़ी सहमा हुआ था, क्योंकि उसने अनिरुद्ध का काफ़ी सारा खून बहता हुआ देख लिया था, और वहाँ का जो माहौल था, ये सब आरव के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गए थे, जिसे चाहकर भी वो नहीं भुला पा रहा था। ये ने आरव से कहा, आरव तुमने मुझे बताया था ना कि जब हम कोई विश एक पेपर पर लिख कर अपने पिलो के नीचे रखते हैं तो एंजल आकर हमारी वो विश पूरी कर देती है, तो क्यों ना तुम भी ऐसा करो। तुमने देखा ना, एंजल ने मेरी विश भी पूरी कर दी और मेरे डैड मुझे लौटा दिए। अब तुम भी अपने विश लिख दो, फिर तुम्हारे मॉम डैड जल्दी से तुम्हारे पास होंगे। आयु ने भी कहा, हाँ आरव, हीर सही कह रही है, तुम भी ऐसा ही करो। तो आरव ने हीर की तरफ देखा और कहा,
क्यों, क्या सच्ची में मेरे मॉम डैड मेरे साथ होंगे? हम फिर से पहले की तरह हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे? तो हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, सच्ची में? तुमने देखा ना, मेरे डैड भी तो मेरे पास वापस आ गए ना। हीर की बात सुनकर आरव के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ हीर, मैं भी ऐसा ही करूँगा। मेरी मम्मा कहती है ऐसा करने से बच्चों की विश जल्दी पूरी होती है। फिर जल्दी से आरव एक पेपर पर अपनी विश लिखने लगा। वहीं माहिर, आयु और हीर भी एक पेपर पर अपनी अपनी विश लिखने लगे। तीनों ने यह विश मांगी थी कि आरव के मॉम डैड जल्दी से ठीक होकर उसके पास आ जाए। जब चारों ने अपनी अपनी विश लिखी तो एक साथ कहा, अब जल्दी से इसे अपने अपने पिल्लों के नीचे छुपा लेते हैं, ताकि रात को जब एंजल आए तो हमारी विश को देखकर वो जल्दी से उसे पूरा कर दे। उन लोगों ने अपने अपने पिल्लों के नीचे लेटर को रख दिया। फिर हीर ने आरव से पूछा, आरव, तुमने अपनी छोटी सी क्यूट सी सिस्टर को देखा था, वह कैसी है? अपनी छोटी बहन का जिक्र सुनकर आरव के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, वो बहुत ही क्यूट है, पता है। उसने थोड़ी सी अपनी आंखें भी खोली थी और वो आंखें खोलकर मुझे भी देख रही थी। तो माहिर ने आरव से पूछा, तो क्या तुमने उसे अपनी गोद में उठाया था? तो आरव ने कहा, नहीं, माहिर आंटी ने कहा था कि बेबी बहुत छोटी है ना, तो अभी हम उसे गोद में नहीं उठा सकते, लेकिन जब बेबी घर आ जाएगी तो हम उसे अपनी गोद में उठाएंगे। माहिर, हीर और आयु तीनों ही बच्चे अपने अपने तरीके से आरव को पैम्पर कर रहे थे और शायद काफ़ी हद तक वो तीनों उसमें कामयाब भी हो गए थे। तो दोस्तों, इतनी प्यारी कहानी आपको मैंने सुनाई, उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। 5 दिन बाद सनाया अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने प्यार से उस छोटी सी एंजल के फोरहेड को किस किया और उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ते हुए कहा, एंजल, अपने डैड से मिलना है ना? आज हम आपके डैड से मिलने जाएंगे, ठीक है? आपके डैड ने भी आपको नहीं देखा और पता है जब वो आपको देखेंगे तो इतने खुश होंगे कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दरअसल आज सनाया पहली बार अपनी बेटी को गोद में ले रही थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बता दिया था कि अब उसकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है और सनाया भी। वहीं सनाया को एक दिन पहले ही पता चला कि अनिरुद्ध की कंडीशन के बारे में। अनिरुद्ध की कंडीशन अब पहले से काफ़ी हद तक ठीक थी, इसीलिए रणवीर ने भी सनाया को सारा सच बता दिया। सनाया तो उसी वक्त अनिरुद्ध से मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने अभी उस परमिशन नहीं दी थी। आज चेकअप के बाद डॉक्टर ने सनाया को परमिशन दे दी थी कि वो अब अनिरुद्ध से मिल सकती है। अनिरुद्ध को भी कल रात होश आ गया था और जब से उसे पता चला था कि वो एक छोटी सी बच्ची का बाप बन गया है तो उसके दिल में अपनी बच्ची को देखने की तड़प जाग रही थी। आज वो बेड पर लेटे हुए ही बेसब्री से सनाया का और अपनी बेटी से मिलने का वेट कर रहा था। आरव भी अपनी मॉम, डैड और अपनी छोटी सी सिस्टर से मिलने के लिए आया था, जो वही सनाया के साथ बैठा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, क्या मैं क्यूट एंजल को अपनी गोद में डैड के पास लेकर जाऊँ? तो सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेबी, अभी आपकी सिस्टर बहुत छोटी है ना, तो अभी आप इसे गोद में नहीं उठा सकते। सुमित्रा जी ने भी प्यार से आरव को समझाते हुए कहा, जब आपकी सिस्टर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तब आप उसे गोद में उठाना, देख लेना ये आपके कंधे पर सवार होकर पूरे मेंशन में घूमेगी। आरव ने खुश होते हुए कहा, हाँ दादी, मैं तो उसे पूरे मेंशन दिखाऊंगा और फिर मैं इसके साथ खेलूंगा भी। अब मैं भी तो बिग ब्रदर बन गया हूँ ना। तभी एक नर्स वहाँ आई। उसने सनाया से कहा, मैम चलिए मैं आपको अपने हस्बैंड के पास ले चलती हूँ, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। सनाया ने हामी सिर हिलाया तो सुमित्रा जी ने बेबी को अपनी गोद में ले लिया और नर्स ने संभाल कर सनाया को व्हीलचेयर पर बिठा दिया। कुछ ही देर बाद अनिरुद्ध बेड पर लेटा हुआ बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रहा था। वहीं वेदांत और रणवीर जो वहीं मौजूद थे वो अनिरुद्ध की बेचैनी को अच्छे से समझ रहे थे। वेदांत ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध, बस वो आ रही है, नर्स गई है उन्हें लेने के लिए, जल्द ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। तो अनिरुद्ध ने वेदांत से कहा, वेदांत, तुम समझ नहीं सकते मैं कितना बेचैन हूँ अपने बच्चों से, अपनी बीवी से मिलने के लिए। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहाँ से उठकर भागकर उसके पास चला जाऊँ, पर ये डॉक्टर मुझे जाने भी नहीं देंगे। तो रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें होश आ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पैरों पर चल फिर सकते हो, अभी तो तुम्हें सिर्फ बेड रेस्ट ही करना है। तभी नर्स सनाया को लेकर रूम में आ गई। सनाया को देखकर अनिरुद्ध की आंखें नम हो गई। सुमित्रा जी ने बच्चे को सनाया की गोद में ही दे दिया था। वह प्यार से अपनी छोटी सी बेबी और अपनी बेबी को देख रहा था। आरव जल्दी से भागते हुए अपने डैड के पास आया और कहा, डैड, आप जा गए? आपको पता है मैं आपसे जब मिलने आया था तब आप सो रहे थे। मैंने बहुत वेट किया आपके जागने का, पर आप जागे ही नहीं। अनिरुद्ध ने धीरे से अपना हाथ उठाकर आरव के सिर पर रखा और प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझे पता था मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, इसीलिए तो मुझे होश में आना ही था ना। तब तक नर्स सनाया की व्हीलचेयर वो अनिरुद्ध के बेड के पास ही ले आई थी। सनाया ने नम आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, अनिरुद्ध देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है ना। कहकर सनाया ने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। अपनी बेटी का चेहरा देखकर अनिरुद्ध की आंखें भी नम हो गई थी। जब उसे गोली लगी थी तब उसने तो ये आस ही छोड़ दी थी कि वो कभी अपने परिवार को दोबारा देख पाएगा, पर उसे जैसे नया जन्म मिला था, इसीलिए अपनी फैमिली को देख आज वो इमोशनल हो गया था। ये बहुत प्यारी है सनाया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ। अनिरुद्ध ने प्यार से अपनी बेटी को निहारते हुए कहा। सनाया ने बेबी को अनिरुद्ध के बगल में लेटा दिया। बेबी अभी सो रही थी। आज अनिरुद्ध और सनाया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी।
इसी के साथ उनकी आंखें भी नम थी। आज इतने दिनों बाद उनकी फैमिली फिर से हैप्पी फैमिली जो बन गई थी। वेदांत ने कहा, चलो अब इस हैप्पी फैमिली की एक पिक तो बनती है ताकि ये मोमेंट हमेशा यादगार रहे। सही कहा आपने चाचू, जल्द से आप मेरी बेबी के साथ एक पिक लीजिए, आरव ने चेकते हुए कहा। वेदांत ने अपना फोन निकाला और जल्दी से उनकी कई सारी पिक क्लिक की। फिर वेदांत ने बेबी को अपनी गोद में लेते हुए कहा, आज बेबी अपने चाचू के पास आएगी, चलो अब तुम्हें चाचू बाहर घुमाकर लेके आएंगे, ठीक है? कहकर वेदांत जैसे ही जाने लगा, उसने रणवीर की तरफ देखा जो वहीं बैठा हुआ अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने रणवीर को देखकर इशारा किया, रणवीर क्या तुम घूमने नहीं चलोगे? तो रणवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मैं क्यों घूमने जाऊँ? तुम्हें घूमने जाना है तो जाओ ना, मैं तो यही ठीक हूँ। तो वेदांत ने उसे इशारा करते हुए फिर से कहा, रणवीर हमें बाहर जाना चाहिए ना घूमने के लिए, हमें बेबी को घुमाकर लाते हैं, चलो। दरअसल वेदांत चाह रहा था कि वो कुछ देर सनाया और रणवीर को अकेला बिताने दे, इसलिए वो रणवीर को वहां से लेकर चाहता था। लेकिन रणवीर तो पक्का जिद्दी बनकर वहीं जम गया था। आरव ने जरूर कहा था कि चाचू, हाँ हाँ चाचू, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी बेबी को घुमाऊंगा। तो वेदांत रणवीर को भी एक बार फिर घूर कर देखा और कहा, ये बच्चा भी कितना समझदार है और तुम बेवकूफ़, चलो मेरे साथ बाहर घूमने। रणवीर ने एक बार फिर वेदांत की तरफ देखा, तुम पागल तो नहीं? तभी रणवीर वेदांत का इशारा समझते हुए बोला, ओ मुझे भी तो घूमने के लिए चलना चाहिए ना, अच्छा हम घूम के आते हैं, ठीक है चलो वेदांत। कहकर रणवीर वेदांत के साथ वहां से बाहर निकल गया। सुमित्रा जी भी अपने बेटे बहू को रूम में छोड़कर बाहर आ गई। अब रूम में सिर्फ अनिरुद्ध और सनाया ही थे। सनाया धीरे से उठकर वेदांत के बगल में ही बैठ गई और उसके सीने पर सर टिकाते हुए बोली, अनिरुद्ध तुम्हें नहीं पता, जब मैंने तुम्हारी कंडीशन के बारे में सुना था कि मैं कितना डर गई थी। लोग कहते हैं कि रिश्ता खून से जुड़े होते हैं, पर तुमने तो दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता भी अच्छे से निभा कर दिखा दिया, वरना लोग तो खून से जुड़े रिश्ते को भी इस तरीके से नहीं निभा पाते। कहते हुए सनाया इमोशनल हो गई। अनिरुद्ध ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब इन सब बातों के बारे में मत सोचो सनाया, अब सब कुछ ठीक है। बस ये समझ लो कि हमारी जिंदगी का एक पूरा दौर था जो आकर गुजर गया और मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पास मेरी खुद की एक प्यारी सी फैमिली है, मेरी बीवी, मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे, बस और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। सनाया ने अपना सिर उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर झुककर उसके होठों पर किस करने लगी। अनिरुद्ध भी इतने वक्त बाद सनाया के करीब आकर खुद को काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। उसकी अंगुलियां सनाया के बालों में चल रही थी। कुछ देर बाद सनाया अनिरुद्ध को से थोड़ी दूर हुई और कहा, अनिरुद्ध मैं तुमसे कुछ कहूँ? तो अनिरुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहने के लिए मुझसे पूछने की जरूरत है? खोल के कहो, क्या कहना चाहती हो? सनाया मुस्कुराते हुए धीरे से अनिरुद्ध के कान के पास झुकी और कहा, अनिरुद्ध मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं ये बात तो बहुत पहले तुम्हें कहना चाहती थी, लेकिन उस बीच इतना कुछ हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अनिरुद्ध, बहुत प्यार। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। आई लव यू अनिरुद्ध। सनाया ने वापस अपना सिर अनिरुद्ध के सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अनिरुद्ध के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर उसने इतना इंतजार किया था इन चंद खूबसूरत लफ्जों को सुनने के लिए। आज उसे सब कुछ मिल गया था, उसका प्यार, उसकी फैमिली, सब कुछ। एक महीना बाद सभी की लाइफ एक बार फिर से ट्रैक पर वापस आ गई थी। वेदांत एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, वहीं रणवीर अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठे हुए इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था। दरअसल जो आदमी पीट रहा था वो उन्हीं की कंपनी का एक एम्प्लॉय था, जिसने कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुराकर किसी राइवल कंपनी को बेच दिए थे और इसका पता वेदांत को चल गया था। इसीलिए वेदांत बड़ी फुर्सत से उसकी खातिरदारी कर रहा था। वहीं पीट रहा आदमी गिड़गिड़ाते हुए खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा था। बॉस माफ कर दीजिए, मैं बस उसके बहकावे में आ गया था। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने बोनट पर ही रखे हुए अपनी फोन की तरफ नजर घुमाई तो देखा माही का कॉल था, जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। रणवीर ने वेदांत से तेज आवाज में कहा, वेदांत इसका मुंह बंद करो, माही का कॉल है। वेदांत समझ गया। उसने गन निकालकर उस आदमी के सीने पर तान दी और कहा, एक चूकी आवाज भी निकली ना तो ये गोली सीधा तेरे भेजे में होगी, इसीलिए चुपचाप बैठा रहा। तो वो आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ खौफजदा आंखों से उस गन को देख रहा था। अब गन को देखते और तो उसकी बोलती ही वैसे ही बंद हो गई थी। हालांकि उसे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो डर की वजह से आवाज़ भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वेदांत ने धमकी जो दी थी। रणवीर ने कॉल पिक की और उसे कान पर लगा लिया। वो कुछ कहता उससे पहले ही सामने से माही की आवाज़ आई, हेलो रणवीर, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। तो रणवीर ने आराम से बोनट पर लेटकर अपना एक हाथ सिर के पीछे रखते हुए कहा, कहा, हाँ तो बोलो ना, क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ जान। तो माही ने कहा, रणवीर मुझे ना तुमसे कुछ मांगना है, तुम प्लीज़ मेरे लिए ले आओ ना। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, मेरी जान किसी चीज़ का हुक्म करे और मैं ना मना कर दूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? बोलो तुम्हें क्या मंगवाना है। तो माही ने चेखते हुए कहा, मुझे ना वो पेड़ के टूटे हुए कच्चे अमरूद खाने हैं, ताजे ताजे, तुम मेरे लिए ले आओ ना प्लीज़, मेरा बहुत मन कर रहा है उन्हें खाने का। रणवीर एकदम चौंक कर बैठ गया। व्हाट, तुम्हें अमरूद खाने हैं, वह भी पेड़ के टूटे हुए ताज़ा ताज़ा? अब वो कहाँ से लेकर आऊँ मैं? यार तुम भी ना। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ आपने अभी तक लाइक नहीं किया। यार कितनी मज़ेदार स्टोरी मैंने आपको सुनाई, लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया। इतने कंजूस मत होइए ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्या तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते? तुम्हें नहीं पता मेरा कितना मन कर रहा है उन कच्चे अमरूद को खाने का, प्लीज़ मेरे लिए ले आओ ना, माही ने जिद करते हुए कहा। तो रणवीर ने कहा, ओके बाबा, ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए अमरूद का पेड़। तुम भी ना माही, पता नहीं
अतरंगी चीज़ों को खाने का शौक चढ़ा हुआ है तुम्हें, कहकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसने वेदांत से पूछा, वेदांत ये अमरूद का पेड़ कहाँ मिलेगा। वेदांत ने ऐसी शक्ल बनाकर देखा जैसे पूछ रहा हो, अमरूद का पेड़, हम तो इसे तोड़ने फोड़ने के लिए आए थे ना, अब ये अमरूद का पेड़ कहाँ से बीच में आ गया। अरे यार, वो माही को क्रेविंग हो रही है कच्चे अमरूद खाने की, वो भी पेड़ के टूटे हुए ताज़ा ताज़ा, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। रणवीर समझ गया कि वेदांत क्या पूछना चाहता है। वेदांत ने गन से ही अपने फोरहेड को रब करते हुए कहा, अब मैं अमरूद का पेड़ कहाँ मिलेगा। तभी वो आदमी जो टूटी फूटी हालत में नीचे बैठा हुआ था, वो जल्दी से जैसे तैसे खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए रणवीर के पास आया और बत्ती सी दिखाते हुए बोला, बॉस मैं जानता हूँ वो अमरूद का पेड़ कहाँ मिलेगा। अगर आप वादा करें कि मेरी जान बख्श देंगे तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। कहते हुए वो आशा भरी नजरों से रणवीर को देखने लगा। रणवीर ने पहले तो उसे अजीब नजरों से घूरा और फिर कहा, अपना मुंह बंद कर, तेरी स्माइल अच्छी नहीं लग रही है। दरअसल वेदांत ने उसके मुंह पर इतनी जोर से पंच मारा था कि उसके आगे के 2 दांत तो टूट ही गए थे और उसकी स्माइल देखकर रणवीर को कहीं ना कहीं उस पर हंसी भी आ रही थी। उस आदमी ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ऐसे ही बोला, प्लीज़ बॉस मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से वो कच्चे अमरूद मिलेंगे। बॉस बीबी की फरमाइश है तो आपको तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना, अब जल्दी से बको, कहाँ मिलेगा अमरूद का पेड़। रणवीर बोला। उस आदमी ने कहा, बॉस हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनके गार्डन में है अमरूद का पेड़, वहाँ से हमें वो कच्चे अमरूद मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कहते कहते वो आदमी रुक गया। वेदांत ने उसके पास आते हुए पूछा, कौन सी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। तो उस आदमी ने कहा, दरअसल वो आंटी खड़ूस बुढ़िया है और इतना आसान नहीं है उसके यहाँ से अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ना। हाँ तो हम पूछ कर चले जाएंगे और उसके अमरूद की 10 गुना ज़्यादा कीमत दे देंगे, ज़्यादा कहेगी तो उसका पूरा गार्डन ही खरीद लेंगे। दिक्कत कहाँ है, रणवीर ने कहा। वो आदमी बोला, बॉस ऐसी बात उसके सामने बिल्कुल मत करना वरना वो हमारे सिर फोड़ देंगी। दरअसल वो अमरूद का पेड़ उसके हस्बैंड ने अपने हाथों से लगाया था, इसीलिए उस पेड़ के साथ उसके खास इमोशन जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो उन पेड़ों को रखवाली अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर करती है और अगर कोई उसे खरीदने की बात भी करेगा ना तो सीधा जान से ही मार देगी। एक अमरूद के पेड़ से इतना लगाव, लगता है बुढ़िया अंकल से कुछ ज़्यादा ही प्यार था उसका। वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा। फिर रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, तो अंकल की प्यार की निशानी है वो अमरूद का पेड़, इंटरेस्टिंग, चल हमें वहाँ। रणवीर ने गाड़ी को बोनट से नीचे उतरते हुए कहा, पर सर मैं एक बार फिर बता दूं कि वो बुढ़िया बड़ी ही लड़ाकू है, प्लीज़ जरा उसे संभल कर बात कीजिएगा, उसके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता कब कौन सी चीज़ फेंक कर मार दे। रणवीर ने तिरछी नजरों से उस आदमी को देखते हुए कहा, तो हम क्या किसी से कम खतरनाक हैं। अब तो हमारी भी जिद है कि अमरूद उसके ही गार्डन से लेने हैं, चाहे चुरा कर लेने पड़े या वैसे। कुछ देर बाद रणवीर की गाड़ी एक घर के सामने खड़ी थी। ये घर ना तो ज़्यादा छोटा था और ना ही ज़्यादा बड़ा, लेकिन उसके बाहर का गार्डन काफ़ी बड़ा था जहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। वेदांत और रणवीर दोनों ही एक ही पोजीशन में खड़े हुए हाथ बांधे उसे घूर कर देख रहे थे। रणवीर ने वेदांत से कहा, एक काम कर वेदांत, पहले तू जा और उस आंटी को बता कि वो हमें यहाँ से अमरूद लेने दे। वेदांत ने चिढ़ते हुए कहा, तेरी बढ़िया है रणवीर, ट्रायल लेने के लिए तू मुझे भेज रहा है कि उस बुढ़िया को मार और डांट मैं खाऊं, तू जाकर तेरी बीवी को क्रेविंग हो रही है ना अमरूद खाने की। तो रणवीर ने कहा, तो अब माही तेरी दोस्त है नहीं है, बताऊंगा उसे जाकर कि तूने मुझे क्या जवाब दिया। वेदांत ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, माही को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना वह भी लड़ने में कम नहीं है मुझसे। इतना तो मेरी खुद की बीवी मुझसे नहीं लड़ती जितना तेरी बीवी मुझसे लड़ती है। तो रणवीर को उसकी बात पर हंसी आ गई। फिर उसकी नज़र गाड़ी पर के पास खड़े आदमी की तरफ गई जो बेचारी सी शक्ल बनाकर खड़ा हुआ था। रणवीर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, एक काम करते हैं, इस चील गोजे को भेजते हैं, क्या सोचते हैं। वेदांत ने एविल स्माइल के साथ कहा, सही कह रहा है, ट्रायल इसी पर लेते हैं। रणवीर ने इशारे से उस आदमी को अपने पास बुलाया तो वो लड़खड़ाते हुए रणवीर के पास गया और बोला, जी बॉस। रणवीर ने कहा, चल अंदर जा और उस आंटी से बात करके आ कि हमें अमरूद तोड़ने की परमिशन दे दे। तो उसे आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊँगा अंदर, आपको नहीं पता, मैं पहले भी कई बार उसे मार खा चुका हूँ। मारती तो है, साथ में धोखे भाव पर गालियाँ भी देती है, वो भी ऐसे कि इंसान के कान में धुआं ही निकल आए। मुझे नहीं जाना, इससे अच्छा होगा आप मुझे गोली ही मार दे। उस आदमी की बात सुनकर वेदांत और रणवीर ने उसे खुकार नजरों से ऐसे घूरा जैसे कह रहे हो, बेटा जाएगा तो तू ही। तो वो आदमी जल्दी से हकलाते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बस अभी पूछ कर आता हूँ, कहकर वो लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। उसे गए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अंदर से उसे औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई। जाहिर सी बात है कि वो बुढ़िया उस आदमी की बड़ी अजीब अजीब तरह की गालियों के से नवाज रही थी, जिसे सुनकर तो वेदांत और रणवीर दोनों को बड़ी हंसी आ रही थी और अंदर से बर्तन पटकने की आवाज़ भी आ रही थी। शायद आंटी ने उस आदमी पर हमला कर दिया था। वो आदमी भागता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था, पर तभी उसके पीछे से एक बेलन आकर जोर से उसके सिर पर लग गया। अभी वो आदमी बाहर तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसको बेलन लगने की वजह से औंधे मुँह सड़क पर ही रणवीर के सामने लेटपेट हो गया। रणवीर और वेदांत अजीब नजरों से पहले उस आदमी को देख रहे थे, फिर एक दूसरे को, वो तेरी, ये तो बड़ी डेंजर है, इसके सामने तो मेरी दादी बेचारी मासूम सी है, मैं वैसे ही उसे खतरनाक समझ रहा था। रणवीर ने मन ही मन सोचा और फिर अचानक से उसके मन में अपनी दादी के लिए एक्स्ट्रा प्यार उमड़ने लगा। अरे वेदांत तू जाएगा ना अंदर, रणवीर ने कहा। वेदांत ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है मार खाने का, तू जा। वेदांत तो बड़े
से बड़े खतरनाक दुश्मनों से नहीं डरता था, उसे एक बूढ़ी औरत से मार खाने में डर लग रहा था। चल एक काम करते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं। अभी ये आंटी सीधा तरह से तो मान नहीं रही है, तो ऐसा करते हैं अब अमरूद चोरी ही करते हैं, रणवीर ने कहा। वेदांत को रणवीर का यह आइडिया ज़्यादा बेहतर लगा। हाँ, ये आइडिया फिर भी ठीक है, और मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी गाली सुनने का। देखा नहीं कितने खतरनाक तरह की गालियाँ दे रही थी। वेदांत ने चैन की सांस लेते हुए कहा, क्यों? क्योंकि अब उसे अंदर नहीं जाना होगा। दोनों ने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा जो अभी ऐसे ही सड़क पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। अब वो दोनों गार्डन के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद वो घर के पीछे वाले रास्ते पर पहुंचे। वहां पर भी गेट लगा हुआ था और गेट अंदर से लॉक था। रणवीर ने अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, पहले मैं अंदर जा रहा हूँ, फिर तू भी आ जाना। वेदांत ने कहा, देख मैं क्या करूँगा अंदर आकर, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं यहीं पहरा दूंगा ना कि कोई आ ना जाए। तो रणवीर ने कहा, अरे मेरे बाप, पहरा अंदर आकर देना, हमें बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, हमें उस बुढ़िया से खतरा है। वेदांत बोला, तो मेरी आना जरूरी है क्या? रणवीर, क्या ये काम तू अकेला नहीं कर सकता? रणवीर जो आधे गेट पर चढ़ चुका था, उसने मुंह मुड़कर वेदांत की तरफ देखा और कहा, सीधा सीधा बोलना, तुझे आंटी से डर लग रहा है, चुपचाप मेरे पीछे आना, वरना प्रिया को तेरे सामने सिगरेट बताने वरना प्रिया का तेरा सारी सिगरेट बताने में मुझे देरी नहीं लगेगी, कहकर रणवीर दूसरी तरफ से कूदकर अंदर आ गया। वेदांत भी स्लीव्स फोल्ड करते हुए बोला, बस इसकी कोई बात ना मानो तो सीधा प्रिया को बता देगा कि धमकी देता है। अरे क्या हो गया अगर मैंने उसे अलीना से थोड़ी सी हंसकर बात कर ली? मैं कौन सा डेट पर ले गया था उसे? वेदांत मन ही मन रणवीर को भर भर कर गालियां देते हुए गेट चढ़ने लगा और वो भी गेट पर पार कर दूसरी तरफ कूद गया। अब दोनों ही बचते बचते उस अमरूद के पेड़ के पास पहुंच गई। रणवीर ने पेड़ पर चढ़ते हुए कहा, अब मैं ऊपर अमरूद तोड़ने के लिए चढ़ रहा हूँ और जैसे ही वो बुढ़िया नजर आए तो मुझे इशारा कर देना, ठीक है? वेदांत ने कहा, ठीक है, तू फिक्र मत कर और जल्दी से ये काम खत्म कर। फिर मन ही मन बोला, पता नहीं दुनिया में और कोई काम नहीं रह गया है क्या हमारे पास जो चोरी चोरी अमरूद तोड़ने के लिए आए हैं। दोनों को किसी की हड्डियाँ तोड़ना इतना मुश्किल काम नहीं लग रहा था जितना ये चोरी चुपके अमरूद तोड़ना लग रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने